हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉरेन ट्रैवल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंसानों द्वारा बनाए गए एक आलीशान आइलैंड पाम जुमेरह की। दोस्तों, पाम जुमेरह दुबई में एक ऐसा आइलैंड है जो अपनी खूबसूरती के कारण हर साल लाखों टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इतने बड़े मैन मेड आइलैंड को बनाने में आखिर किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, बात उस समय की है जब दुबई में पाम जुमेरह की कंस्ट्रक्शन का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और एक आलीशान ऐसा आइलैंड बनने जा रहा था जिसकी शेप लगभग पाम ट्री के जैसी ही होने वाली थी। दोस्तों, 5 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसको इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, इसे बनाते वक्त इंजीनियर्स को लग रहा था कि शायद इस प्रोजेक्ट में सबसे मुश्किल काम समुंदर की लहरों से मुकाबला करके उस पर आइलैंड बनाना होगा, लेकिन उनका असल इम्तिहान तब शुरू हुआ जब आइलैंड लगभग बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों, यह 2003 की बात है जब पाम जुमेरह आइलैंड बनकर कंप्लीट हो चुका था और अब बारी थी उस पर विलास, होटल्स और शॉपिंग मॉल बनाने की। तभी यह नोटिस किया गया कि आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता वापस समुद्र में डूब रहा है। यानी दोस्तों, अगर इस खाली आइलैंड का ही ये हाल हो रहा है तो जब इस पर हज़ारों बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी तो इसका क्या हाल होगा, ये इमेजिन करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं था। दोस्तों, 3 सालों तक जोरों शोरों की मेहनत और लाखों डॉलर सब पानी में डूबते हुए नज़र आ रहे थे। इसी बात के डर को लेकर आइलैंड के काम को बीच में ही रोकना पड़ गया, क्योंकि ना सिर्फ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता था बल्कि ये दुबई के किंग की इज्जत का भी सवाल बना हुआ था। दोस्तों, हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर तक फैले इस आइलैंड को वापस समुद्र में डूबने से कैसे रोका जाए, ये समझना पूरी प्रोजेक्ट टीम के लिए एक मुश्किल बना हुआ था। इसी मुसीबत को किसी भी तरह से जल्द हल करना ज़रूरी था, क्योंकि यह दुबई के किंग की इज्जत का भी सवाल बना हुआ था। दोस्तों, अरेबियन गल्फ में 5 किलोमीटर तक फैला ये इंजीनियरिंग का ऐसा मेगा प्रोजेक्ट था जो दुनिया में पहले कभी भी नहीं देखा गया था। दोस्तों, पाम जुमेरह इतना बड़ा है कि इसकी असली शक्ल सिर्फ आसमान से ही देखी जा सकती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड को बनाने में पूरे 900 अरब रुपयों का खर्चा हुआ है। दोस्तों, सिर्फ रेत और पत्थर से बनाए गए इस आइलैंड को ना सिर्फ समंदर की लहरों से बल्कि अर्थक्वेक और सुनामी से भी खतरा बना रहता है, लेकिन फिर भी 18 सालों से ये आइलैंड अरेबियन गल्फ में फ़ख्र से खड़ा है, जो कि इसको बनाने वाले इंजीनियर्स और वर्कर्स की खून पसीने की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। दोस्तों, इस नामुमकिन प्रोजेक्ट को इंजीनियर्स द्वारा किन किन मुश्किलों का सामना करके मुमकिन बनाया गया है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, दुबई के पास तेल ख़त्म हो रहा था, इसी वजह से अब दुबई के सर्वाइवल का सिर्फ एक ही तरीका बचा था और वो था टूरिज़्म। दोस्तों, ये बात है 2001 की, जब दुबई पहले ही बुर्ज अल अरब बनाकर वेस्टर्न टूरिज़्म को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था और दुबई के बीचेस भी काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगे थे। और बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अब दुबई के पास बीचेस की काफ़ी ज़्यादा कमी भी पड़ने लगी थी। दोस्तों, दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर तक फैली हुई थी, उसको अब बढ़ाने का टाइम आ गया था। तो दोस्तों, दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम दुबई के समंदर में एक ऐसा आइलैंड बनाना चाहते थे जिससे दुबई को बीचेस के लिए एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल सके। इस आइलैंड का डिज़ाइन बनाने के लिए उन्होंने अपने खास लोगों को काम पर लगा दिया। सुल्तान अहमद बिन सुलायम, जिनको इस टास्क पर लगाया गया था, उन्होंने किंग को सर्कुलर शेप का एक आइलैंड पेश किया। इस सर्कुलर शेप आइलैंड से दुबई को 7 किलोमीटर तक की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन मिल रही थी, लेकिन ये काफ़ी नहीं थी। शेख ने इस डिज़ाइन को फ़ौरन रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको 7 किलोमीटर नहीं बल्कि 70 किलोमीटर तक की एक्स्ट्रा कोस्ट लाइन चाहिए थी। तो दोस्तों, इस बार शेख ने खुद से नक्शा बनाने का फैसला किया
शुरू में तो कोई भी डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर शेख ने ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जो लगभग पाम ट्री के जैसा दिखाई पड़ता था। दोस्तों, हैरतअंगेज़ तौर पर इस डिज़ाइन से दुबई की कोस्ट लाइन में 56 किलोमीटर तक का इजाफा हो रहा था, यानी कि दुबई की मौजूदा कोस्ट लाइन का 80% ज़्यादा। दोस्तों, कागज़ पर डिज़ाइन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन चैलेंज ये नहीं था कि सिर्फ पाम शेप का एक आइलैंड बनाना है, बल्कि इस पर एक पूरा का पूरा शहर भी बसाना था, जिसमें लग्जरी विलाज, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट भी बनाए जाने थे। दोस्तों, जब इंजीनियरिंग एक्सपर्ट से राय ली गई तो उनका मानना था कि आइलैंड को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि उसको कंक्रीट और स्टील से ही बनाया जाए। लेकिन दुबई के किंग को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। दोस्तों, दुबई के किंग मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम चाहते थे कि इस आइलैंड को पूरी तरह से नेचुरल मटेरियल द्वारा बनाया जाए, यानी कि सिर्फ रेत और पत्थरों की मदद से इस पूरे के पूरी आइलैंड को बनाया जाए। इसलिए एक अंदाजे के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाले रेत और पत्थर इतने ज़्यादा थे कि उनसे 2.5 मीटर ऊंची एक ऐसी दीवार बनाई जा सकती है जो हैरतअंगेज़ तरीके से पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा सकती है। इतने ज़्यादा रेत और पत्थर कहाँ से आएंगे, ये तो एक अलग बात थी। लेकिन दुबई के समंदर में एक ऐसा आइलैंड बनने जा रहा था जिसको दिन रात समंदर की लहरों से भी सामना करना था। इसीलिए इस आइलैंड को बनाने के लिए दुबई के शेख को दुनिया की बेस्ट इंजीनियरिंग टीम चाहिए थी, और इस काम को पूरा करने के लिए हॉलैंड की एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। सबसे पहले इंजीनियरिंग टीम को ये प्लान करना था कि पाम ट्री शेप के आइलैंड को समुद्री तूफान और ख़तरनाक लहरों से कैसे बचाया जाएगा। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि पाम ट्री शेप के चारों तरफ पत्थरों से एक ऐसा कवर्ड शेप का आइलैंड बनाया जाए जिसको ब्रेक वाटर भी कहा जाता है। दोस्तों, अब टाइम था वो सारी कैलकुलेशन करने का, जिससे ये पता लग सकेगा कि क्या इस अरेबियन गल्फ़ के इस हिस्से में ब्रेक वाटर आइलैंड बनाया भी जा सकेगा या फिर नहीं। दोस्तों, समुद्र की लहरें जो कई फुट ऊंची हो सकती है और जो अपने बीच में आने वाली किसी भी चीज़ को निगल सकती है, कैलकुलेशन से पता चल पाया कि अरेबियन गल्फ़ इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि गल्फ़ के आखिरी पॉइंट पे ये सारी लहरें अपनी पावर कम कर लेती है, लेकिन तूफ़ान का खतरा अभी भी बाकी था। दोस्तों, इंजीनियर्स की अभी फाइनल कैलकुलेशन चल ही रही थी कि उन पर एक और ऐसा पहाड़ टूट पड़ा जिससे मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल था। वो पहाड़ ये था कि दुबई के शेख ने इंजीनियरिंग टीम को रिसर्च पर ज़्यादा टाइम ख़राब न करके जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने का हुक्म दे दिया था। दोस्तों, अमूमन इस प्रकार के मेगा प्रोजेक्ट के लिए लगभग 15 साल तक लग जाते हैं, लेकिन शेख ने इस पूरे आइलैंड और इस पर बनाए जाने वाले सिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल का ही टाइम दिया था। दोस्तों, ये टारगेट मिलते ही इंजीनियरिंग टीम का एक बार तो जैसे मनोबल ही टूट गया था, क्योंकि एक तरफ इनकी रिसर्च भी कंप्लीट नहीं हुई थी और दूसरी तरफ उनको ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 5 साल में ही कंप्लीट करना था, जिसमें सिर्फ 2.5 साल आइलैंड बनाने के थे और बाकी के 2.5 साल में इस पर बिल्डिंग्स बनाने का काम भी पूरा करना था। इसीलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए 2001 में आइलैंड की आउटर वॉल यानी ब्रेक वाटर की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया गया, यह जानते हुए कि फाइनल कैलकुलेशन करना अभी भी बाकी है। इसीलिए एक छोटी सी भी गलती एक बड़ी आफत को दावत दे सकती थी। अभी इंजीनियरिंग टीम के कुछ समझ आया ही था कि एक खौफनाक हादसा हो गया। सितंबर 2001 में 9/11 की एक अफसोसजनक घटना हो गई और इस घटना की वजह से पूरी दुनिया पर असर पड़ा था। इस घटना की वजह से लोगों ने डर के मारे ट्रैवल करना ही छोड़ दिया था और ख़ास तौर पर वेकेशंस के लिए तो बिल्कुल भी ट्रैवल करना बंद कर दिया था। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान दुबई का हो रहा था, क्योंकि महीनों की मेहनत और लाखों डॉलर्स के खर्च होने के बाद भी इसका कोई भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा था। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 1200 इंजीनियर्स को दुबई में खतरा होने लगा और उन्होंने वापस हॉलैंड जाने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन दुबई के शेख ने उनको पूरी तरह से सुरक्षित होने का यकीन दिलवाया और इस प्रोजेक्ट को दोबारा कंटिन्यू करने का हुक्म दिया। दोस्तों, नवंबर 2001 में
एक बार फिर से आइलैंड की आउटर वॉल का काम स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन मुसीबत ये थी कि पाम जुमेरा के ट्री शेप को बचाने के लिए पहले आउटर आइलैंड यानी ब्रेक वाटर को बनाना ज़रूरी था। इस पूरे प्रोजेक्ट के दो अलग अलग हिस्से थे, जिसमें एक था पाम ट्री शेप, जिसको टोटली रेत से ही बनाया जाना था। रेत से बनने वाले इस पाम ट्री आइलैंड को समुद्र की लहरों से कोई भी नुकसान ना हो, इसीलिए इसके चारों तरफ आउटर आइलैंड प्रोटेक्ट करेगा। और ये आउटर आइलैंड सिर्फ रेत से नहीं बल्कि हैवी पत्थरों से भी बनाया जाएगा। लेकिन मुसीबत ये थी कि इतने सारे पत्थर आखिर आएंगे कहाँ से। इस आउटर आइलैंड के लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर चाहिए थे। ये इतने पत्थर थे जिनसे इजिप्ट के 2 पिरामिड बनाए जा सकते थे। दुबई जहाँ सिर्फ रेगिस्तान और पानी पाया जाता है, वहाँ से ऐसे पत्थर मिलना एकदम नामुमकिन था। इंजीनियरों को ऐसे पत्थर चाहिए थे जो समुद्र के पानी में सालों साल बिना खराब हुए रह सकें, और इसीलिए पूरी दुनिया से पत्थरों के दुबई में सैंपल मंगवाए गए, जिसके बाद इंडिया के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के पत्थरों को भी सैंपल के लिए दुबई भेज दिया गया था। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि इंडिया द्वारा भेजे गए इन पत्थरों के सैंपल को इंजीनियर ने पहले टेस्ट में ही पास कर लिया, जिसके बाद दुबई ने भारत से इन पत्थरों को मंगवाना शुरू कर दिया। दोस्तों, अब दिन गुजरते गए और आउटर आइलैंड आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल दिखाने लग गया था। पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए अभी 6 महीने ही हुए थे और इंजीनियरिंग टीम ने 4 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर बनाकर तैयार कर लिया था, लेकिन 7 किलोमीटर अभी भी बनाना बाकी था। दोस्तों, दुबई के किंग ने इंजीनियरिंग टीम को जो आइलैंड बनाने के लिए डेडलाइन दी थी वो सिर्फ 2.5 साल की ही थी, यानी कि इंजीनियर्स के पास अब बकाया 21 महीनों का ही टाइम बचा था, जिसमें ये ब्रेक वाटर भी कंप्लीट करना था और साथ साथ इसके अंदर पाम ट्री शेप के आइलैंड को भी बनाना था। दोस्तों, इंजीनियर्स के आगे ये चैलेंज था कि अगर उन्होंने ब्रेक वाटर कंप्लीट करने के बाद अंदर के आइलैंड बनाने का काम शुरू किया तो ये शेख द्वारा दी गई डेडलाइन पर काम पूरा नहीं हो सकेगा, और अगर पहले अंदर के आइलैंड पर काम शुरू कर दिया तो समंदर की लहरें इस आइलैंड को फिर से निगल जाएगी। इस चैलेंज से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि दोनों आइलैंड्स की कंस्ट्रक्शन का काम एक साथ शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि जैसे जैसे ब्रेक वाटर बनेगा उस हिस्से के अंदर पाम आइलैंड को भी साथ साथ ही बनाया जाएगा। और अब पाम आइलैंड को बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत चाहिए थी, लेकिन दुबई में पाई जाने वाली रेत पतली होने के कारण आसानी से पानी में घुल जाती थी, जो आइलैंड को बनाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। आइलैंड को बनाने के लिए एक ऐसी रेत की आवश्यकता थी जो पानी में मिक्स भी ना हो और जिसमें आइलैंड मजबूती से खड़ा भी रह सके। काफ़ी सारी रिसर्च से पता चला कि जो रेत आइलैंड को बनाने के लिए चाहिए यह आइलैंड से 10 किलोमीटर दूर समंदर में ही मौजूद है। दोस्तों, समंदर के तल से ये रेत निकालने के लिए ड्रेजर का इस्तेमाल किया गया, जो रेत को सक करके अपने टैंक में भर लेता था। सिर्फ 1 घंटे में ये ड्रेजर 8000 टन रेत अपने टैंक में भर लेता था और फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर आकर उस रेत को स्प्रे कर देता था। रेत को खोद कर ले जाने में एक ड्रेजर को 4 घंटे का समय लगता था, यानी कि दोस्तों अगर ये ड्रेजर एक दिन में 12 घंटे काम करेगा तो पूरे 15 करोड़ रेत लाने में इसे 2 साल का समय लग जाएगा। लेकिन इंजीनियर्स के पास इतना टाइम नहीं था, इसीलिए फैसला किया गया कि एक साथ काफ़ी सारे ड्रेजर्स मिलकर इस काम को पूरा कर सकेंगे। दोस्तों, पाम ट्री शेप के आइलैंड को रेन वाइन के जरिए बनाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ एक लाइन सीधी थी और बाकी सारी लाइंस कर्व शेप में बनाई जानी थी, जिसकी वजह से ड्रेजर्स द्वारा स्प्रे की गई रेत सही जगह पर गिर भी रही है या नहीं, इसका पूरी तरह से अनुमान लगाया जाना मुश्किल था। इसी वजह से यह फैसला किया गया कि 650 किलोमीटर ऊपर अर्थ के इर्द गिर्द घूमने वाली सैटेलाइट की मदद ली जाए, और अब इन्हीं सैटेलाइट की मदद से पाम जुमेरा की फ़ोटोज़ ली गई, जिससे यह पता चल पाया कि जो भी काम हो रहा है वो एकदम सही दिशा में प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। दोस्तों, पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट हुए
अब 1 साल से भी ऊपर हो चुका था। ब्रेक वाटर भी 8 किलोमीटर बन चुका था और पाम ट्री की भी 16 शाखाएं बनकर तैयार हो चुकी थी। तभी इंजीनियरिंग टीम के सामने एक ऐसा चैलेंज खड़ा हुआ। ब्रेक वाटर जो समुद्र की ताकतवर लहरों को रोकने के लिए बनाया गया था, उसने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया था, जो वाकई लहरों को तो रोक रहा था, लेकिन अब आइलैंड के अंदर पानी का बहाव भी कम हो चुका था। यानी जो पानी आइलैंड के अंदरूनी साइड में था, वह एक ही जगह पर खड़ा रहकर मैला और बदबूदार होने लगा था। दोस्तों, ये एक ऐसी मुसीबत थी कि अगर इसका अभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो इस बात का पूरा चांस था कि शेख का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से फ्लॉप भी हो जाएगा। अब इससे निपटने के लिए आइलैंड के डिज़ाइन में थोड़ा चेंजेस करना ज़रूरी था। इसीलिए ये फैसला किया गया कि ब्रेक वाटर को 2 साइडों से तोड़कर वहाँ ब्रिज बनाए जाएंगे, ताकि एक साइड से पानी अंदर आ सके और दूसरी साइड से पानी बाहर भी जा सके। ये सॉल्यूशन 100% सफल रहा और पूरे 2 हफ्तों के अंदर आइलैंड में फंसा बदबूदार पानी पूरी तरह से फ्रेश वाटर में बदल गया। दोस्तों, अब पाम ट्री शेप आइलैंड भी अपनी 16 शाखाओं के साथ बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन इस पर अभी भी बिल्डिंग्स खड़ी नहीं की जा सकती थी, क्योंकि आइलैंड को बनाने के लिए जो रेत इस्तेमाल की गई थी वो अभी भी बहुत ही लूज थी। इसके अलावा एक काफ़ी बड़ी मुश्किल ये भी थी कि दुबई जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अर्थक्वेक जोन में आता है। इसीलिए अगर यहाँ कोई अर्थक्वेक आया तो आइलैंड पर यह काफ़ी बड़ा बुरा प्रभाव डाल सकता है। दुबई की रेत जो पहले ही कॉम्पैक्ट नहीं थी, अर्थक्वेक की वजह से ये पूरा आइलैंड इसे ख़त्म हो सकता है, जैसे ये पॉट के अंदर का रेत पानी में जा रहा है। इस मुसीबत का एक ही हल था कि आइलैंड की रेत को 12 मीटर की गहराई तक प्रेस किया जा सके। दोस्तों, जबकि नॉर्मल रोड रोलर 6 मीटर की गहराई तक ही रेत को प्रेस कर सकता है, अब इस मसले को हल करने के लिए एक ऐसी हाइड्रोलिक ड्रिल मशीन मंगवाई गई जो ज़मीन के अंदर जाकर वाइब्रेशन पैदा करती थी और इस वाइब्रेशन से रेत के कण आपस में ठोस अवस्था में जुड़ जाते थे और इसी प्रकार से पूरे आइलैंड को ठोस बना लिया गया था और अब इस पर बिल्डिंग्स बनाना पूरी तरह से सेव भी हो गया था। दोस्तों, जनवरी 2009 में इस आइलैंड की सारी बिल्डिंग्स बना लेने के बाद पहली बार पाम जुमेरह पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया और पूरी दुनिया के टूरिस्ट अब इसकी खूबसूरती का आनंद लेने के लिए दुबई में भारी मात्रा में आने भी शुरू हो गए थे। तो दोस्तों, ये थी दुबई में स्थित पाम जुमेरह के बारे में कुछ मज़ेदार जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और ऐसी ही वीडियोस और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।